हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपकी आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना अमेरिका महाद्वीप चल रहा है, अमेरिका देश चल रहा है, उसमें अमेरिका के भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अमेरिका के भौतिक विभाग। इससे पहले वाली वीडियो में दो भौतिक भूभाग यानी कि प्रशांत तटीय प्रदेश और अंतर पर्वतीय प्रदेश अपन दो पढ़ चुके हैं। अब इसका तीसरा भाग यानी कि अमेरिका का भौतिक स्वरूप का तीसरा भाग यानी कि रॉकीज पर्वत अपनों को पढ़ना है। हम अब इसका अध्ययन करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ये जो रॉकीज पर्वत है, आपको मैं पहले बताता चलूं कि जिस तरह राजस्थान के लिए अरावली पर्वतमाला का बहुत महत्व है, इसी तरह अमेरिका के लिए रॉकीज पर्वतमाला का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? पहली बात तो यह कि यह दुनिया की सबसे लंबी दूसरे नंबर की पर्वतमाला है। पहली कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। वो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, अगला आएगा तब अपन उसका अध्ययन करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत रॉकीज पर्वतमाला आती है, जो कि विश्व में दूसरा स्थान रखती है लंबाई के आधार पर। तो अब इसका अध्ययन करना है भी जरूरी है। प्लस दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि आपकी जो भौतिक विभाग हैं अमेरिका के, उसमें सबसे IMP कोई सा है तो रॉकीज पर्वतमाला है। अगर कभी बाय चांस ये क्वेश्चन न बने कि अमेरिका के भौतिक स्वरूप का उल्लेख कीजिए, लेकिन अमूमन ये जरूर क्वेश्चन बन जाता है कि रॉकीज पर्वतमाला का विस्तार पूर्वक अध्ययन या पेश उसका जवाब दीजिए। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन रॉकीज पर्वतमाला से आपके जरूर बन सकता है, जिसको आपको डीपली पढ़ना जरूरी है। एक बार आप दूसरे जो हैं पार्ट इसके भौतिक भाग के उसको नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने रॉकीज पर्वतमाला को ढीले से ले लिया तो आपके आंसर सही नहीं होगा। तो अपन थोड़ा डीपली भी पढ़ेंगे इसको, बाकी कुछ से कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे। बाकी आपको नोट्स में PDF के रूप में अवेलेबल करवा दूंगा। तो अपन शुरू करते हैं रॉकीज पर्वतमाला। ठीक है, रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी लंबी पर्वतमाला है। ये मैंने बता दिया आपको कि अगर अमेरिका की पूछे तो वो फर्स्ट है। अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला क्या नाम है? रॉकीज पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला क्या नाम है? रॉकीज पर्वतमाला। और यह विश्व में कौन सा स्थान रखती है? दूसरा स्थान रखती है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है तो K2। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट आबू, सॉरी गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, तो इसी तरह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची सबसे लंबी अलग है, ऊंची अलग है। तो लंबी की बात करें तो कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला। कहां पर? उत्तरी अमेरिका में। अगला देखते हैं रॉकीज का उच्चतम बिंदु। रॉकीज पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु कोलोराडो में कौन सा है? माउंट एल्बर्ट। कोलोराडो पठार है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। तो जो रॉकीज पर्वतमाला के अंतर्गत एक आता है कोलोराडो पठार। यह पूरी क्रमबद्ध श्रृंखला है। कौन? रॉकीज पर्वतमाला, जो कहां से शुरू होती है? अलास्का से शुरू, यानी उत्तर में अलास्का से लेके दक्षिण में मेक्सिको तक इसका पूरा क्रमबद्ध रूप से यह विस्तृत है। कौन? रॉकीज पर्वतमाला। इसीलिए तो यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगर वो कट छट के होती, छोटे छोटे टुकड़ों में होती, तो वो दूसरा स्थान विश्व में नहीं रख सकती थी। यह क्रमबद्ध होने की वजह से, कहां से? अलास्का से लेकर मेक्सिको तक क्रमबद्ध होने की वजह से ही इतनी लंबी है। तो इसका अगर उच्चतम बिंदु की बात करें हम, तो वो कहां पर आता है? कोलोराडो पठार के अंतर्गत माउंट एल्बर्ट। सबसे ऊंचा पीक बिंदु कौन सा है? माउंट एल्बर्ट। ठीक है, एल्बर्ट आपको नाम याद रह ही जाएगा, कोई इतना टिपिकल नहीं है। यह उत्तरी अमेरिका का जल विभाजक भी है। कैसे जल विभाजक है? तो अगर मैं जैसे आपको राजस्थान के संदर्भ में बताऊं, तो राजस्थान के बीच में से कौन सा जाता है? अरावली पर्वतमाला। अब अरावली की अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा स्थान है या दिशा है जहां पर अच्छे से मैदानी भाग भी है, बारिश भी होती है और सर्वाधिक जनसंख्या भी है, तो आप क्या बोलेंगे? पूर्वी भाग। क्यों पूर्वी भाग? क्योंकि पूर्वी भाग में ही बारिश भी होती है, मैदानी भाग भी है, उपजाऊ भी है, इंडस्ट्रियल भी है और जनसंख्या भी है। क्यों है? क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। वर्षा सही होगी तो कृषि कार्य अच्छे से होंगे, कृषि कार्य अच्छे से होंगे तो फैक्ट्री वगैरह, पानी, सभी की सुविधा उपलब्ध होगी। पश्चिमी भाग में क्या है? तो हमारा मरुस्थलीय भाग है। क्यों मरुस्थलीय भाग है?
क्योंकि वहाँ पर वर्षा न के बराबर होती है। आपको मैं बताता चलूँ कि जो जैसे कि माना कि ये हमारा राजस्थान का नक्शा है, इसमें से यहाँ से अरावली पर्वतमाला गुजरती है जो कि गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के संसद भवन तक जाती है। 592 किलोमीटर लंबी है, और अगर राजस्थान में इसकी देखिए किलोमीटर तो 550 किलोमीटर लंबी है। तो जैसे कि ये इस बीच में से गुजर जाती है या उत्तर पूर्व की ओर बढ़ जाती है। तो हमारा मानसून क्या होता है कि यहाँ से आता है और यहीं से ही इसके सहारे सहारे निकल जाता। अगर यह अरावली इस तरह न होकर के इस तरह होती तो ये यहाँ पर बहुत तेज मानसून गर्जन होता और वर्षा बहुत अधिक होती, और उधर से आने वाले मानसून से यहाँ पर भी वर्षा हो जाती। एक आता है बंगाल की खाड़ी का मानसून, एक आता है अरब सागर का मानसून, तो दोनों ही तरफ से मानसून से वर्षा हो जाती वहां पर, और राजस्थान हरा भरा होता। जो हमें रेतीला भाग या मरुस्थली भाग दिखता है वो नहीं होता। इसीलिए पर्वतमालाएं बहुत अधिक मैटर करती किसी भी भौगोलिक स्वरूप को अच्छा या बुरा बनाने में। तो अब भी बात की मैंने जल विभाजक की, तो जल विभाजक कैसे है, जैसे कि ये उत्तर में अलास्का से दक्षिण में मेक्सिको तक फैली हुई है। तो जैसे कि जहां पर पर्वत होगा उसी के या तो पूर्व में या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में नदियां वगैरह निकलेगी। तो जो उत्तर में जाएगी, सॉरी पूर्व में जाएगी, वो कहाँ पर जाएगी, पूर्वी कौन सा भाग आता है, पूर्व में अटलांटिक महासागर। मैंने आपको भौतिक स्वरूप जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है अमेरिका का जब बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, उत्तर में कनाडा है, दक्षिण में मेक्सिको है। कुछ आपको बता दिया था, आपको याद होगा। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो जरूर देख ले। तो इसके पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर, पश्चिम में क्या आता है, प्रशांत महासागर। तो जो पूर्व में निकलेगी अगर रोकीज पर्वत से नदी, तो वो किस महासागर में जाके मिलेगी, अटलांटिक महासागर में। अगर वो पश्चिम में से उसका ओरिजिन हो रहा है, पश्चिम में गिर रही है, तो वो किस महासागर में जाकर गिरेगी, प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो ये दो अपोहा तंत्र हो गए, पूर्व में पश्चिम में, पूर्व में अटलांटिक महासागर का अपोहा तंत्र, पश्चिम में प्रशांत महासागर का अपोहा तंत्र। इसकी कितनी चोटियां हैं, 346 टोटल नहीं है ये, टोटल नहीं, टोटल तो बहुत सारी। आप सोच लो, जब इतनी विशाल श्रृंखला वाला पर्वत है जो अलास्का से लेके मेक्सिको तक है, तो वो उसमें चोटियां तो बहुत सारी होगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम तो माउंट एल्बर्ट हो गया। ठीक है, तो 346 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 3970 मीटर से अधिक है। यानी कि लगभग कुल चोटियों में से इतनी चोटियां यानी 346 चोटियां ऐसी है, यानी ऊंची पीक ऐसी है जो 3970 मीटर से ऊंची है, अबाउ है। ठीक है, तो आपको ये कुछ आंकड़े याद रखने जरूरी है। विश्व का प्रथम पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है, येलोस्टोन। क्या नाम है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। कब स्थापित हुआ, 1874 में। विश्व का प्रथम पार्क कहां पर स्थापित हुआ है, रोकीज पर्वतमाला के अंतर्गत। यहाँ पर इसी क्षेत्र में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। विश्व का प्रथम पार्क है जिसका नाम येलोस्टोन नेशनल पार्क है। कब हुआ, 1874 में। तो कुछ ये भी आपको याद रखना जरूरी है। अगला देखते हैं, न्यू मैक्सिको से मध्य व्योमिंग, यह राज्य का नाम है। मध्य न्यू मैक्सिको से मध्य व्योमिंग तक इसकी ऊंचाई या चौड़ाई, उसकी चौड़ाई अधिक है। अगर जैसे अरावली की मैं वापस आपको कंपेयर करता चलूँ, तो अगर जैसे कि सर्वाधिक चौड़ा कहाँ से अरावली, तो कहाँ से है, उदयपुर में सर्वाधिक चौड़ा है, ऐसा बोला जाता है। तो यह अगर हम अब रोकीज पर्वतमाला की बात करें तो यह सबसे चौड़ा किस जगह है, तो न्यू मैक्सिको से लेके मध्य व्योमिंग, यह राज्य का नाम है। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत अधिक चौड़ा है। अगला देखते हैं इसका संपूर्ण विस्तार। व्योमिंग से एक चीज एक और याद रखना, इस संपूर्ण, जैसे कि अगर कुछ उदाहरण देके समझाना पड़ता आपको। जैसे कि मान लिया ये हमारी पूरी पर्वत श्रृंखला है, मैंने पहले बोला कि यह क्रमबद्ध है, कटे फटे रूप में नहीं है। ठीक है, कटे फटे रूप में नहीं है, तो ये क्रमबद्ध रूप में एक तरह से है। तो अब किसी इंसान को इस भाग से इस भाग में जाना है, या हम कह सकते हैं कि मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र से किसी को प्रशांत महासागर की ओर जाना है, तो बीच में कौन विशाल पर्वत पड़ेगा,
रॉकीज पर्वत। तो अब आपको क्या पूरा पर्वत चढ़ के और उधर उतरोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे। क्या करोगे? कोई दर्रा होता है जो दो घाटियों के बीच में होता है। दर्रा जानते हैं ना आप? दर्रा, जैसे कि ये पर्वत है और ये पर्वत है, ये तो पूरा क्रमबद्ध है। अब इसके बीच में एक छेद हो गया, या एक घाटी हो गई, या एक दरार हो गई, उसको दर्रा बोलते हैं। तो वो दर्रे के सहायता से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आवागमन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो केवल और केवल पूरे रॉकीज पर्वतमाला में एक ही दर्रा है। केवल और केवल पूरी रॉकीज माला पर्वतमाला में एक ही दर्रा है। उस दर्रा कहाँ पर है? व्योमिंग राज्य में स्थापित है। प्रथम एक ही दर्रा है जो कि 3130 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केवल और केवल कितना दर्रे हैं? एक दर्रा है। कहाँ पर स्थित है? व्योमिंग राज्य में। कितनी ऊंचाई पर है? 2130 मीटर की ऊंचाई पर। अगला देखते हैं, इसका संपूर्ण विस्तार उत्तर से अलास्का से मेक्सिको तक फैला हुआ। ये मैंने आपको बता दिया था पहले। तो ये कुछ मुख्य मुख्य तथ्य थे। अब देखते हैं रॉकीज पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सी? उत्तरी रॉकीज, मध्य रॉकीज और दक्षिणी रॉकीज। जिस तरह से हमारी अरावली पर्वतमाला को बांटा गया। तो अब अपने देखते हैं इसके 3 पार्ट। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं रॉकीज पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। उत्तरी रॉकीज, मध्य रॉकीज और दक्षिणी रॉकीज। नाम से आपको पता चलता है कि जो उत्तरी भाग में वो उत्तरी रॉकीज, जो दक्षिणी भाग में वो दक्षिणी रॉकीज, और जो इन दोनों के बीच में अवस्थित है उसको मध्य रॉकीज कहा जाता है। जिस तरह हमारी अरावली पर्वतमाला को भी 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, तो उसमें उसके कुछ कुछ मुख्य मुख्य तथ्य होते हैं। इसी तरह रॉकीज पर्वतमाला के भी कुछ मुख्य इसके विभाजन से संबंधित तथ्य, तो अपन उसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं। पहला है उत्तरी अरावली। उत्तरी रॉकीज परतदार चट्टानों से बनी है। उत्तरी जो रॉकीज पर्वतमाला है वो किससे बनी हुई है? परतदार चट्टानों से बनी हुई है। यहाँ पर हिमानियों ने यू आकार की, किस आकार की? इस तरह से देखो, नदी घाटी चलती रहती है, फिर ये मुड़ के इधर चली जाती है। तो ये कुछ यू प्रकार की आकृति, यानी कि अंग्रेजी के यू अक्षर होता है जो यू आकार की घाटियों का निर्माण कर देती है। किसके द्वारा? हिमानियों द्वारा। ठीक है, येलोस्टोन पार्क, जो कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसका अध्ययन किया कि 1974 में यह बना है। विश्व का प्रथम पार्क है जो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी रॉकीज के अंतर्गत आता है। ये थी उत्तरी रॉकीज। अब देखते हैं मध्य रॉकीज। मध्य रॉकीज उत्तरी एवं दक्षिणी रॉकीज पर्वतमाला के मध्य में यह पठारी भाग स्थित है। इस पठार की ऊंचाई 2135 मीटर है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी रॉकीज के मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2135 मीटर। यह भाग कम ऊंचा है। जो ये मध्य भाग है या मध्य अरावली है, इस क्षेत्र में आने वाले राज्य जो हैं उनके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाती है कि इनको ज़्यादा ऊंचाई तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह कम ऊंचा है दूसरी चोटियों के या दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले। कितना ऊंचा है? 2135। ठीक है, यह भाग कम ऊंचा है, इसलिए सुगमता से पार किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान या इधर से उधर जाया जा सकता है। अगला लास्ट है दक्षिणी रॉकीज। विस्तार की कहां से कहां तक है दक्षिणी रॉकीज का? कोलोराडो से न्यू मैक्सिको राज्य, ये 2 राज्य हैं जो कि व्योमिंग, अभी व्योमिंग से संबंधित तथ्य आए थे कि वहीं पर एक दर्रा स्थित है। ठीक है, तो जो व्योमिंग राज्य है उसके नीचे पड़ता है कोलोराडो। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ नक्शा बनाऊं, कुछ इस प्रकार से नक्शा है। यहाँ पर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पड़ती है। यहाँ पर एक राज्य दूसरा पड़ता है, उसके नीचे आता है व्योमिंग राज्य, उसके नीचे पड़ता है ये कोलोराडो, और उसके नीचे यहाँ पर आता है मैक्सिको, न्यू मैक्सिको। ठीक है ना, तो ये जो दोनों हैं इनके बीच में स्थित है क्या? दक्षिणी अरावली। कहाँ कहाँ पर? कोलोराडो एंड न्यू मैक्सिको के बीच में क्या स्थित है? दक्षिणी अरावली। इन श्रेणियों की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 200 मीटर्स। इस पर्वत श्रेणी में शीतकाल में रियो ग्रैंडो नदी बहती है। तो ये कुछ कुछ मुख्य तथ्य थे रॉकीज पर्वतमाला से संबंधित। रॉकीज पर्वतमाला के 3 भाग भी कर दिए अपनों ने। तो ये कुछ तथ्य आपको जो है रॉकीज पर्वतमाला सबसे ज्यादा याद रखनी है। अब रॉकीज पर्वतमाला के बाद अब देखते हैं दूसरा पर्वत। अब देखते हैं
अमेरिका के चौथे भौतिक प्रभाग का नाम क्या है? कैनेडियन शील्ड। अब कैनेडियन शील्ड नाम देखो, इसको क्या कहते हैं, संधि विच्छेद करो, कैनेडियन शील्ड, कनाडा की शील्ड ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कनाडा कहाँ आता है? कनाडा कहाँ आता है? अमेरिका के उत्तरी भाग में क्या आता है? कनाडा। उसके दक्षिणी भाग में क्या आता है? मेक्सिको। ठीक है, तो कैनेडियन शील्ड कुछ प्रकार से नाम क्यों पड़ा? तो देखो, यह है उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अभी अपन उत्तरी अमेरिका में चल रहे हैं, तो अगर मैं जैसे कि वापस आउटलाइन करूं तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे है अमेरिका, यहाँ पर है कनाडा, यहाँ पर आप क्या अलास्का आ गया। ठीक है ना, अलास्का जो कि किसका भाग है? अमेरिका का। यहाँ पर आ गया मेक्सिको और यहाँ पर आ गया दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो जो अमेरिका के उत्तरी भाग में कनाडा स्थित है, उस कनाडा के जो ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी, जो कि सबसे बड़ा उपसागरीय भाग है। तो जो ये वाला जो प्रदेश दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कैनेडियन शील्ड। क्या बोला जाता है? कैनेडियन शील्ड, यानी कनाडा राज्य की या कनाडा देश की शील्ड या की ढाल। क्या बोलते हैं? सुरक्षा के लिए ढाल जो सैनिक यूज करते हैं ना, उसी रूप में इसका नामकरण किया गया है कि यह अमेरिका की ढाल है। सॉरी, कनाडा और अमेरिका की क्या है? ढाल है। इसलिए जब पुराने जो सैनिक हुआ करते थे इस क्षेत्र के प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो वहाँ के जो सैनिक लोग थे उन्होंने ही इस क्षेत्र को कैनेडियन शील्ड के नाम से पुकारा था। तो इसीलिए इसका नामकरण क्या हो गया? कैनेडियन शील्ड। तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर 5 झीलों का समूह है। कितनी झीलों का? 5 झीलों का समूह, जिसे महान झील या ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी है? ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर, हॉर्न्स। ठीक है, ये 5 झीलों का समूह है, यूरोप है, जो कि यूरोप क्या कहलाता है? महान झील या ग्रेट लेक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कैनेडियन शील्ड क्या होता है। मैं समझा दे क्यों नामकरण है, समझ गए आप। अब अगला देखते हैं क्या है इसका खासियत। यह उत्तर अमेरिका का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। अगर कुल भौतिक प्रदेश 9 है, मुख्य 8 है, कुल 9 है, 9 के 9 मैं आपको बता रहा हूँ, चौथे पे चल रहे हैं अपन। तो अगर आपसे पूछे कि कुल भौतिक प्रदेशों के आधार पर सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, तो वो कौन सा हो जाएगा? कैनेडियन शील्ड। ठीक है ना, यह महान झील प्रदेश में सुपीरियर उच्च भूमि व ओंटारियो के पूर्वी भाग तक विस्तारित है। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, विस्तारित है? तो यह सुपीरियर झील से लेकर के ओंटारियो के पूर्वी भाग तक स्थित है। तो ये इसी क्षेत्र में स्थित है। मैंने आपको मैप पर बता दिया। अगला देखते हैं, अब इसको कितने भागों में बांटा गया है। जिसी तरह रॉकीज पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है, इसी तरह कैनेडियन शील्ड को भी 2 भागों में बांटा गया। तो पहला कौन सा है? अर्डनीरॉक पर्वत। ये पर्वत का नाम है अर्डनीरॉक पर्वत। ठीक है, यह पर्वत न्यूयॉर्क राज्य में उत्तर पूर्व भाग में है। यह पर्वत कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। अब अच्छे से जानते हैं, जिस तरह से हमारा राजधानी दिल्ली, मुंबई, पौंडीचेरी, कोलकाता वगैरह राज्य हैं जो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, इसी तरह हमारे अर्डनीरॉक पर्वत जो कि कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क राज्य में, जो कि अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है न्यूयॉर्क। वहीं पर यह पर्वत स्थित है, जो ग्रीक पर्वत के पूर्व में स्थित है। अगर हम इसकी और स्थिति देखें तो यह जो ग्रीक पर्वत है उसके पूर्वी भाग में स्थित है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि अर्डनीरॉक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट मार्सी। ठीक है ना, इस पर्वत की बात हो रही, न कि ऑल ओवर अमेरिका की। ठीक है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मार्सी, जो कितनी है? 1629 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो ये हो गया अर्डनीरॉक पर्वत। अब इसका दूसरा भाग, सुपीरियर झील के निकटवर्ती उच्च भूमि। पहला भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग कौन सा है? सुपीरियर झील के निकटवर्ती उच्च भूमि, जो उसका मैंने मेंशन इसमें कर दिया था। इसका देख लेते हैं और क्या खास है इसमें। सुपीरियर झील के पश्चिम में पुरानी रवेदार चट्टानों से निर्मित यह भाग है। किस भाग से बना है? रवेदार चट्टानी भाग से निर्मित है। क्या? सुपीरियर
झील के निकटवर्ती उच्च भूमि, यह उच्च भूमि एक आती है निम्न भूमि, वो भी आगे आएगा अभी आपके भाग। यह कैसा है, पठारी भाग है। किन चट्टानों से बना है, रवेदार चट्टानों से, जिसका लगभग ऊंचाई कितनी है 396 से 488 मीटर के बीच में विस्तारित है। कहीं कहीं 600 मीटर से भी ऊंची चोटियां पाई जाती है, लेकिन खासकर कितने रूपों में या कितनी ऊंचाई तक बांटा गया है या ऊंची होती है चट्टानें, तो 396 से 488 मीटर होती है। कहीं कहीं पर 600 से 700 मीटर तक भी पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो यह था कैनेडियन शील्ड प्रदेश। अब देखते हैं अगला। हाँ स्टूडेंट, अब अपन देखते हैं, अब हम देखेंगे पांचवा इसका भौतिक भाग किसका, अमेरिका का। पांचवा भाग का क्या नाम है, मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इस प्रदेश को कृषि हृदय कहा जाता है। देखो मुख्य बात इसकी क्या क्या है मैं वही बता रहा हूँ आपको, बार बार मैंने बोल दिया है। इसको तो आपको लिखना है अपनी कॉपी या नोट्स में। इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको काटना मत। क्या करना है, इसको काटना मत, इसको कम मत करना। कम से कम इतना तो आपको याद करके जाना है, तभी आप अच्छे से अच्छे 10 या 15 नंबर का जो होता है, अगर अमेरिका के भौतिक विभाग का विभाजन कीजिए तो तभी आप इनको 9 को अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसमें हर एक में कम से कम 2 लाइनें तो आपको लिखनी ही है। हर एक में 2 या 3 उसके विभाग होते हैं। जिस तरह रोकीज पर्वतमाला का विभाग देखा, उसे कैनेडियन शील्ड का देखा। कैनेडियन शील्ड सबसे कम भूभाग वाली है, अब आ रहा है इसके सर्वाधिक भूभाग वाली भौतिक विभाग। ठीक है, तो मध्यवर्ती मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका का हृदय, कृषि हृदय किसको कहा जाता है, मध्यवर्ती मैदान को। कृषि कहाँ हो सकती है, मैदान में। जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, मैदानों में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं। यह यूएसए का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। तो पहली बात तो क्या हो गई, ये कृषि हृदय किसको कहा जाता है, मध्यवर्ती मैदानी भाग को। दूसरी मेन बात क्या है, यह यूएसए का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। सबसे छोटा कौन सा था, कैनेडियन शील्ड। सबसे छोटा कौन सा था, कैनेडियन शील्ड, जो इससे पहले पढ़ा। तो अब ये जो यूएसए का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है, ठीक है, ये भी मेन बात हो गई। यह 1600 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक की चौड़ाई में फैला हुआ है, यानी कि 1600 मीटर ही चौड़ा है और 1600 मीटर ही लंबा है। ठीक है, तो ये मुख्य बात हो गई किसकी, मध्यवर्ती मैदान की। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से, ग्रेट प्लेन्स इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन, महान मैदान या विशाल मैदान। ठीक है, जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से इंडिया में बना हुआ। इसी तरह से जो मिसिसिपी, मिसौरी वगैरह जो नदी हैं, उनसे निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, ग्रेट प्लेन्स या महान मैदान या विशाल मैदान। तो ये मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं ग्रेट प्लेन्स या विशाल मैदान। यह नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदान है। अभी मैंने बताया जिस तरह की अपना अगर भारत की संदर्भ में बात करूं, उत्तर पूर्व का मैदान है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित एक विशाल मैदान है, जिसमें इसीलिए तो उत्तर का विशाल मैदान कहाँ है, यूपी वगैरह उस साइड, बिहार वगैरह। तो आप देखोगे भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास कहाँ पे करती है, या मैं सीधा सा अगर पूछूं कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो किसकी है, यूपी की। क्यों, क्योंकि वहाँ पर विशाल मैदान स्थित है, वहाँ का सरफेस प्लेन है, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या वहीं पर है। अगला देखते हैं, आते हैं अपन अमेरिका पे। तो अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स किससे निर्मित है, नदियों द्वारा। ठीक है, जो पूर्व में अपलेशियन पर्वतमाला, कुछ इस प्रकार से है अमेरिका का भौतिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर उसका वॉशिंगटन डीसी, ये बीच में मैंने भी बता ही दिया था आपको 3। अब जो ये है यहाँ पर है कौन सी पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला, इस स्थान पर। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये रहा रोकीज पर्वतमाला यहाँ तक। तो ये जो बीच का जो आपको भाग दिख रहा है मैप में, यह भाग क्या कहलाता है, ग्रेट प्लेन्स या मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पूर्व में तो क्या आ गई, अपलेशियन पर्वतमाला। ये कौन सी पर्वतमाला हुई, अपलेशियन पर्वतमाला। और जो पश्चिम में, इसके पश्चिम में आओगे, ये पूर्व, ये पश्चिम। पश्चिम में कौन सी ये पर्वतमाला है, रॉकीज पर्वतमाला। ठीक है ना, तो अपलेशियन पर्वतमाला से लेके रॉकीज पर्वतमाला के बीच में जो मैदानी भाग है वह क्या कहलाता है, ग्रेट प्लेन्स या महान मैदान, विशाल मैदान। नाम इसलिए तो इसका इतना बड़ा है और इसीलिए यह सर्वाधिक भूभाग वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगला देखते हैं
कनाडा से मेक्सिको की खाड़ी तक विस्तारित है। अब देख लो, पहली बात तो मैंने दो मेजर स्ट्रक्चर बता दिए, कौन से, रॉकीज और अपलेशियन के बीच में। अब और मैं बताता हूँ आपको, कनाडा यानी कनाडा जो अमेरिका से ऊपर स्थित है, वहां से लेके दक्षिण में मेक्सिको तक विस्तारित है। तो ये सबसे विशाल मैदान है, इसीलिए तो इसको बोला गया है कि अमेरिका का सबसे विशाल भौतिक भाग कौन सा है, तो महान मैदान। अगला देखते हैं, इस भाग को मिसिसिपी का बेसिन भी कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है, मिसिसिपी का बेसिन भी कहा जाता है। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, भाग क्या है, मध्यवर्ती निम्न भूमि। किसका है, मध्यवर्ती मैदान का। अब ये तो हुई उच्च भूमि, अब आएगी इसकी निम्न भूमि। निम्न भूमि को क्या कहेंगे, अब कहां से कहां तक है, पश्चिम में यह भाग लगभग 1220 मीटर और पूर्व में इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 488 मीटर है। पूर्व में ज्यादा ऊंचा है, पश्चिम में यह पश्चिम में यह भाग ज्यादा ऊंचा है और पूर्व में यह भाग कम ऊंचा है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी, पूर्व में 488 मीटर्स। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तर एवं दक्षिण डकोटा, कोटा है ना अपने यहाँ पे, कोटा राज्य शिक्षा नगरी जिसको कहा जाता है, कोटा को तो डकोटा कर दो, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से नाम याद रखने पड़ेंगे। उत्तर दक्षिण डकोटा के पठार को क्या नाम से जाना जाता है, मिसोरी का पठार। किस भाग में, मध्यवर्ती निम्न भूमि में उत्तरी एवं दक्षिणी डकोटा समझ लो आप, ठीक है, उस भाग को किस नाम से जाना जाता है, मिसोरी का पठार के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी किससे, मध्यवर्ती मैदान तक। अभी अपनों ने कहा तक उत्तरी अमेरिका के भौतिक विभाग में 5 क्षेत्र या भौतिक विभाग पढ़ लिए हैं। यह पांचों में ने आगे आने वाले 4 इतना आईएमपी नहीं है, इसलिए अब उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, अच्छी लगी हो, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।